प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया है, इसके बाद जो है अदालती अमल में मजीद शफाफियत आएगी? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं जी कि या तो ये जो भी मैं इस पे ज़्यादा बात मैंने नहीं की, ना मैं करना चाह रहा हूँ। ये जो अदालत में अमूर चल रहे हैं, जी सवाए इसके कि जैसी भी आपके यहाँ किसी भी फॉर्म में जमहूरियत मौजूद है, कोई उसको हाइब्रिड कहता है, कोई हाइब्रिड प्रो मैक्स कहता है, जो भी जैसी भी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊं कि अगर किसी भी शक्ल में जमहूरियत मौजूद है, किसी भी शक्ल में, जी तो उसमें अदालत का आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहना बहुत ज़रूरी है। और उसकी मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आपको उसकी वजह बताता हूँ। जी और उसकी वजह यह है कि जो देखें, ये जो सुमोटो और ये सारे इख्तियारात हैं, इनके ऊपर बड़ी बात नहीं, ये मैं अपनी राय दे रहा हूँ, और मैं हो सकता है इस पर, जाहिर है कि बेशुमार लोग मुझसे इस पर इख्तलाफ करेंगे, उनको हक है, ये मेरी राय है। कई सुमोटो तो ऐसे हैं जो कि जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हुई और वो बिला जवाज़, इतने जब से ये इफ्तिखार चौधरी साहब के, अगर हम उनके दौर से शुरू करें, मसलन मिसाल के तौर पे वो एक बोतल वाला वाक़या हुआ, या चीनी की कीमतों वाली बात हो रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात हो रही है। हमारे जो मुख्तलिफ पार्लियामेंट में शख्सियात हैं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। फिर उनके साहबजादे के हवाले से बहुत तनाज़ा खड़ा हुआ, फिर और भी बहुत मामला सामने आए, ठीक है, मैं उसकी डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि सारी बातें एक तरफ रखते हैं, बोतल वाले वाक़े को भी एक तरफ रखें, बड़ा अजीब सा था। चीनी की कीमतों वाला वाक़या, चलें, चीनी की कीमतें, मतलब बुनियादी हुकूक में आता है कि अगर शुगर माफिया एक मुल्क में काम कर रही है, अगर एक मुल्क में शुगर माफिया है, मौजूद है, तो अदालत क्या सुमोटो नहीं ले उस पर कि आप ये सुबह पेश करें आके। अगर इस मुल्क में IPPs की माफिया काम कर रही है और वो सारी सिस्टम का गत जोड़ करके बैठी है, तो या तो आप सीधा सीधा इस सिस्टम को ही फारिग कर दें, या ये है कि अदालत सुमोटो ले, क्योंकि वो तो सारे सिस्टम में मौजूद है। और मैं उसकी मिसाल देता हूँ, अब ये कोई ख्याली पलाव नहीं मैं पका रहा, मैं उसकी प्रॉपर मिसाल देता हूँ। 2011 हर रोज एक वक्त ऐसा आ गया था, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों के जहनों से चली गई, ये सबके जहनों में अभी भी मौजूद होगा, ये वो दिन याद होंगे सबको। जाहिर है कि सारी पार्टियों का मिसाक हुआ, बड़ा अच्छा, और होना भी चाहिए, सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन उसका नतीजा एक सामने ये आया कि 100 से 150, 200, 250 तक एक मरहले पे एक दिन में लाशें कराची में गिरती थी, गिरना शुरू हो गई थी। और कराची जो है वो तकरीबन तकरीबन एक खाना जंगी की तरफ चला गया था। उसकी वजह यह है कि एक तरफ एक ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप, और उसके बाद सारा दिन और सारी रात जो है वो गोलियां चलती थीं, लोग अगवा होते थे, और जाहिर है कि मैं अब उनको सरपरस्ती हासिल थी, जाहिर है एलीट्स की भी और सबकी, और कोई पूछने वाला नहीं था इस मुल्क में कि किसी तरह से उसको, उस कत्ल व गारत को हल करे, क्योंकि सब एक थे। शाम को बैठ के बात होती थी, दिन में लाशें गिरती थी, रात को लाशें गिरती थी, शाम को तय हो जाता था ये उधर का, ये इधर का, ये इलाका, फलां इलाका, दिमागना, वो सब हमने सबने देखा हुआ है। आज जो मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत, वैसे तो सारे ही शहर हमारे, सारे देहात खूबसूरत हैं, मगर मैं उसको इस लिहाज से कह रहा हूँ कि, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि जहाँ जहाँ पर बदअमनी है मुल्क में और पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला सुकून लेकर आए। लेकिन यह है कि वो शहर जो है एक बहुत पुरसकून शहर था, एक दौर में इतना खूबसूरत शहर था कि पूरे मुल्क से लोग
जैसे लाहौर की अपनी शान, तो कोयटा की अपनी बात, तो पेशावर और हैदराबाद, हर शहर की मैं क्या नाम लूँ। लेकिन कराची जो है वो एक, उसकी सड़कें पानी से धुलती थीं। अब भी गटर का पानी ऊपर ही होता है, शहर उसमें डूबा होता है, लेकिन हकीकतन उसकी सड़कें पानी से धुलती थीं। अब ये हुआ जनाब कि कोई पूछने वाला नहीं है, तो सुमोटो आज जो कराची, अभी जो कराची खुला हुआ है ना, और कराची में माशी सरगर्मियाँ और लोग शाम को निकलते हैं, और अभी एक स्ट्रीट क्राइम वगैरह शुरू हो गए हैं, बढ़ गए हैं वहाँ पे, और वो इंशाल्लाह वो भी ठीक होंगे। लेकिन सुमोटो लिया अदालत ने। ये आज कराची जो खुला हुआ है ना, ये सुमोटो की वजह से है। और वो सुमोटो का फैसला नहीं हुआ, वो एक गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी है। वो किसी वक्त भी अगर कराची के हालात ऊपर नीचे होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अचानक उसकी समाज शुरू करे दोबारा कराची। और उस वक्त ये हुआ, सारे लोगों को, मैं कोई पुराना कोई तारीख की किताबें नहीं खोल के बैठा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ लोगों को कि उसके बाद ये हुआ कि हमारे जो जज साहिबान थे वो कराची जाके सुबह से लेके रात तक, और शायद पूरी तमाम रात, अगला दिन, दूसरा दिन, अदालत कराची बैठ गई थी, पूरी सुप्रीम कोर्ट कराची बैठ गई थी। अब जनाब वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी रिपोर्ट ला रही है, वो उन्होंने कहा मुस्तरद, पुलिस लाई रिपोर्ट्स मुस्तरद, चीफ सेक्रेटरी मुस्तरद, इवन रेंजर्स की रिपोर्ट भी मुस्तरद हो गई। उन्होंने, अच्छा ऐसे तो नहीं संभाल रहा था कराची। उसके बाद ये हुआ कि दूसरा, तीसरा, फिर उन्होंने एक जो समाअत हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सारे जज साहिबान थे, ये मेरे ख्याल से फुल कोर्ट या लार्जर बेंच वहाँ पे बैठता था कराची में, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन में डीजी रेंजर्स और आईजी सिंध, उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर कराची में कोई नो गो एरिया नहीं होगा, और आपको पावर्स, आप यहां पे मौजूद क्यों हैं ये सिक्योरिटी अदारे, अगर यहां पे ये कत्ल वारत हो रही है, और ये फलाना है, ये है फलां, यूं है, ऐसे। कुछ नहीं, 7 दिन में कोई नो गो एरिया नहीं होगा। कौन सी कटी पहाड़ी और लियारी और बाकी सारे। उसके बाद वो जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में इसलिए कहूंगा कि उससे खुद लोग आजाद, यानी लोगों ने खुद अपनी जिंदगियां, जो एक वक्त में, कराची तो एक वक्त में अजीब हो गया था ना, उसके बाद कराची शहर, उस, आप याद करें 2010-11 का और आज का, आज तो सामने हमारे, आज मैंने स्ट्रीट क्राइम, सोशल अनरेस्ट, ये वाकयात पेश आते हैं, महंगाई, लोग परेशान हैं, गैस नहीं है, पानी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हार्ड कोर जिसे कहते हैं ना, कि एक इलाका कराची का, बाद में तो जब ये ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब हुआ है तो ये तो सारे नो गो एरियाज ख़त्म हुए ना। ये जो यहाँ पे, ये जो मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई मेरे पास वो कोई है नहीं, ये लुच्चे लफंगे जो क्रिमिनल्स बैठे हुए थे, सो कॉल्ड, ये इलाके बना के अपने कि यहाँ पर नहीं दाखिल हो सकते सिक्योरिटी फोर्स, ये छोड़ दें आप, मेन कराची शहर के अंदर नो गो एरिया से उनका 7 दिन के अंदर जो है ये नो गो एरियाज ख़त्म हो गए, और वो ख़त्म हुए। और फिर कराची आज जो खुला है वो उस सुमोटो के नतीजे में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जाहिर है कि वो एक साथ हैं, उसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लोग सारे होते हैं, क्या करें कैसे नहीं करें, तो अदालत ने फिर सुमोटो लिया। और मैं वो एक बोतल वाले वाक़े को, या उस जो कि मेरे नज़र में बिल्कुल अजीब सा सुमोटो था वो, या ये कि वो अरसलान उनके साहबजादे पे जो इल्ज़ाम लगे सही थे गलत, उसको भी, सारी बातें एक तरफ, आप मुझे ये बताएं कि अगर वो सुमोटो ना होता, सारी पार्टियां एक साथ थी, क्या कराची शहर खुलता? क्या कराची आज जो है वो इस तरह से, यानी अभी तो स्ट्रीट क्राइम बढ़े हैं ना, और ये कच्चे के डाकू वगैरह, ये दोबारा पता नहीं खुदा जाने कहां से आ गए हैं बीच में, दरमियान में। ये कराची ऑपरेशन था या सिंध ऑपरेशन, जो भी था इसका, लेकिन उसने भी शहर खुला, और ये तय हो गई बात कि कराची ऐसा बंद नहीं होगा। आप मुजाहरा करें, ट्रैफिक जैम हो जाता है सब कुछ, लेकिन कराची को बंद नहीं करवाया जाएगा एक किसी कॉल पे। और ना मुल्क बंद होगा, मुल्क बंद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
कि कोई ये कॉल दे कि जी कल, मतलब वैसे लोग एहतजाज करते थे ताजरों की हड़ताल होगी लेकिन ये कि बंद होगा शहर, ऐसे नहीं ना भाई। वो देखे ना एहतजाज लोग करते हैं, जी। कोई दुकानदार हैं, ताजिर हैं, कोई कभी कोई डॉक्टर्स का इशू होता है, फिर वो मुज़ाकरात, नहीं शहर बंद। अब इशू ये है सारा, तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मैं कतन किसी किस्म की जो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट की पावर है उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो सुमोटो ना होता, ठीक है, अगर वो सुमोटो ना होता और ये बिल उस वक्त मौजूद होता कि जी जो सुन रहा है उसको हटा दो जज को, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब उधर फारिग होते, उधर बेंच टूटा होता, उधर ये होता, उधर। देखें कहीं इसमें मैंने आपसे कहा ना कि दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जो अदालत है किसी भी मुल्क में, यानी अलामती हो, पावरफुल हो, जैसा भी जो भी उसकी कहीं बात, लेकिन एक गरीब का असर ज़रूर होता है कि मैं वहाँ जाके वो कहानियों में, दास्तानों में ही सही, लेकिन नौशेरवां की अदल की जंजीर तो अंदर जो भी हो, लेकिन एक गरीब आदमी को एक सुकून चैन होता है कि मैं वहाँ जाके, अब बता जज का ट्रांसफ़र हो गया, आपका जज ने कहा कि यार तो आपके साथ बड़ी जाती हो गरीब के साथ, अगले दिन उसका ट्रांसफ़र दूसरा बैठ गया आके। इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह मुल्क नहीं चलते। और अकाउंटेबिलिटी अदालत की, उनका जुडिशल कमीशन है, उसमें मैं इसको भी, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पर भी एक वही बना हुआ है, ठीक है ना, कि वो चैम्बर से वकीलों के मुख्तलिफ हो, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। और वो मेरा जज, तुम्हारा जज, इसका जज, उसका जज, ये है, ठीक है, इस तरह से हुआ है माजी में। लेकिन मसला ये है कि वो जो मैंने बात की है ना, कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि फर्ज करें उस वक्त सुमोटो पावर ना होती तो क्या होता। इफ्तिखार चौधरी साहब मुकदमा सुनने कराची में, ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जज साहिबान उस वक्त, ये सारे जज साहिबान उस वक्त होंगे हाई कोर्ट्स में या बाकी जगहों पे, इनके सामने इतना कोई पुराना वाकया तो नहीं पता। मुझे बताएं कि उस वक्त ट्रांसफ़र हो जाता है इफ्तिखार चौधरी साहब का, इफ्तिखार चौधरी साहब का, या वो हटा दिए जाते या कुछ होते, नहीं, सेट किया। बात यह है कि दरमियान में उधर भी आर्गूमेंट्स है, इधर भी आर्गूमेंट। मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि किसी भी मुल्क में, अब देखें ट्रंप कहां गया मामला आखिर में, एल गोर कहां गया मामला आखिर में, कैसे एल गोर हार गया और फैसला कैसे हुआ और बुश जीत गए, और ये अभी की बात नहीं है, कैसे ट्रंप, कैसे मुकदमा। अदालतें जो हैं मुल्क में, अब उनके ऊपर उनके तरीका, वो अदालती इस्लाहात आप करें, 1000 दफ़ा करें कि भाई कैसे होना चाहिए, किस तरह से। और मैंने आपसे कहा ना कि बेशुमार इसमें ऐसी बातें हैं जो कि बिल्कुल होनी चाहिए। मैं वो ऑल और नन वाली बात नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो अदालत है वो पाबंद करती है। मैंने आपसे कहा ना कि रेंजर्स की रिपोर्ट मुस्तरद हो गई थी, आप जरा उसकी वो देखें। उन्होंने कहा 1 मिनट, उन्होंने रेंजर्स जाके कहा हमारे पास तो पावर नहीं है, तो यहाँ तो शहर में सब अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हम इसको नहीं मानते, 7 दिन के अंदर अंदर नो गो एरिया नहीं होगा। उसके बाद जो रेंजर्स का ऑपरेशन और पुलिस का और सारे लोग के बरतरफ ना हो जाए, वो कई तो हटा दिए थे उन्होंने, तो वो दे उन्होंने कहा हटो, फारिग करो, ये कैसे बैठे हुए यहाँ पे, और पूरा ऑर्डर पड़े जो उनका ऑर्डर था उस पर, फिर दोबारा जाके इम्प्लीमेंट कर, फिर करवाया। बात सारी ये है, मैं जो बात सिर्फ सिंपली कह रहा हूं कि इसमें रिफॉर्म्स की, अदालती सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी, अब मुझे ये बताएं, मैं इस वक्त सोच रहा हूं कई दिनों से, और मैं दुआ भी कर रहा हूं कि ये जो आईपीपी इसका मामला किसी तरह सुमोटो ले अदालत, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त एक ऐसा सिनेरियो है कि वो नहीं, मतलब एक अजीब सा मामला है ना, इतनी पोलराइजेशन होगी। आईपीपी इसके मुआहदे सामने रखें कि भाई लोग जो हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इफ्तिखार चौधरी साहब होते ना इस वक्त, वही आईपीपी, ये कब का वो पड़ा होता, मुआहदे खुल के पड़े होते, और ये कैसे है, क्या है, निकाल के लाओ, अभी रखो सामने मुआहदे किसके हैं, क्या है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। मैंने जो उनकी बातें दूसरी तरफ से आई उनको भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आईपीबी के मुआहदे, शुगर माफिया क्या नहीं है, शुगर माफिया
क्या इस मुल्क में जो है वो मुझे बताएं कि और बेशुमार चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये स्कूलों में, इधर से कॉलेजों में, ये आइस का नशा इतना फैल गया है, इसका तो मुझे नहीं पता। अब ये अगर इफ्तिखार चौधरी साहब होते तो मेरे जैसा आदमी भी इस वक्त एक बात करता ना, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये चेक करो कि ये कहाँ से आइस, कॉलेजों स्कूलों में आइस होती है, कैसे है? क्योंकि वजह ये कि जो आपके एलीट है, वो एलीट जो है वो मतलब अदालत जो है, अदालत के जो मोहतरम जज साहिबान हैं, उनका भी कहीं ना कहीं वो एक जाहिर, लेकिन वो किस अंदाज में जाहिर हो रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव के साथ हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो होते ही इंडिपेंडेंट हैं। वो तलब करते हैं कि भाई आपने कल सुबह ये शहर खुलवाना है इतने घंटों के अंदर अंदर। अभी भी आप देखें खबर आती है ना, इतने बजे तलब कर लिया, इतने बजे। ये पावर होती है अदालत की। और जब आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं, बड़े ह्यूज लेवल पे, तो उसके बाद रिकोटिक पे सुमोटो जो है वो रियासत का फैसला था, रियासती फैसला था रिकोटिक के ऊपर। वो बाद में उसमें गुफअप हो गया, उसमें आपको एक पड़ गया, जुर्माने पड़ गए, सब कुछ हो गए, बात की चीज़ें, लेकिन उस वक्त वो रियासत का फैसला था। आपने खुद जो है वो इसके ऊपर अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और बाकियों के साथ भी वो ब्रीफिंग अटेंड की हुई है रिकॉर्डिंग के ऊपर। ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, लेकिन उसमें बहरहाल काफ़ी शख्सियात मौजूद थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो बात यह है कि वो जुर्माना वगैरह, उस नीयत तो ठीक थी। देखें बात यह है सारी कि दुनिया ठीक करने के लिए नहीं भेजा। मैं पहले भी शायद एक दफ़ा मैंने बात की थी कि मुझे जो है या किसी को भी यहाँ पे दुनिया ठीक करने के लिए नहीं भेजा होगा, सिर्फ पैगाम देने के लिए भेजा होगा। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ मैसेंजर, पैगाम बर, मैसेज, उसके अल्लाह के नज़दीक मतलब उसकी ज़ात कायनात, मतलब वो तो शर और, लेकिन उसने एक इम्तिहान में रखा है ना, एक उसमें रखा हुआ है कि आप एक मैसेज दिया है। वरना तो बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो कोई आरे से किसी को सलीब तक ले जाए, किसी को जो है वो किसी तो कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत जूतों में खून, और वो दुआ दे रहे हैं आगे से, वो ऐसे कह रहे हैं कि आप हुक्म करें तो पहाड़ों को आपस में। तो बात यह है कि नहीं, पैगाम, वरना तो क्या उस रब के नज़दीक तो मतलब उसके क्या है, मतलब ये तो सारा एक कारखाना है ना, ये तमाशा है ना ये क्या। लेकिन इशू ये है कि वो मैसेज देना है, और नीयत ठीक हो तो मेरे जैसे आदमी का तो ये कि आपकी नीयत ठीक हो तो काम अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। अब अगर गलत नीयत है तो जो है वो, और एक ये जो बातें होती है ना कि वो हमारे सामने सबूत नहीं, वो हम रिकॉर्ड देखेंगे, नहीं, ये जो है ना हमारे सामने आर्टिकल 8 के नज़दीक ऐसे था तो ये इसको फांसी लगा दो, इसको छोड़ दो, और ये यहाँ से ये जीता हुआ था और ये जीता हुआ, नहीं। वहाँ हशर के मैदान में ये आर्टिकल नहीं चलेंगे। सवाल इस तरह से होगा कि पता था या नहीं था, मतलब पता था ना कि गलत फैसला है या सही फैसला है, या उस वहाँ पर आप पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल नंबर 6 या 8 को हशर के मैदान में कोई भी शख्स जो है वो बताएगा। तभी तो हशर का मैदान है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो तभी तो वो रखा गया, आपकी ईमान का हिस्सा है ना, 5वां के वो मैदान होगा आखिरत का, तो वहाँ पर, और ये गवाह होंगे, आप खरीद भी नहीं सकते लेकिन आपके हाथ पैर ये गवाही दे रहे होंगे, ये किया इसने, और ये वहाँ हिसाब किताब होगा। और कोई शख्स किसी का जो है ना, तो इसीलिए ये होता है कि अल्लाह ताला से इंसाफ भी मांगते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन रहम मांगना चाहिए, क्योंकि इंसाफ हो गया तो फिर पता नहीं क्या हाल होगा हमारा। तो हम रहम की भीख मांगते हैं अल्लाह से, तौबा करते हैं। तो ये तो क्या फजूल सी हम इश्यूज़ को लेके बैठ गए, और इसमें जो है ना मेरा ख्याल, मैं बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। बाकी हमारे अदारे जाने, पार्लियामेंट जाने, और जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने, और ये एक सियासी मसला है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उस सुमोटो के नतीजे में ये हुआ था। अच्छा, अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हालात
ख़राब से ख़राब हो रहे हैं। ये पाकिस्तान में बहुत ही गलत वक्त पे ये मैन मेड क्राइसिस बदकिस्मती के साथ खड़ा हुआ है, और ये ईगोस का इशू है, ये पावर गेम है, इसमें इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आम लोगों के साथ। ठीक है, लोग परेशान हाल हैं, लोग डरे सहमे हैं कि कल क्या होगा, फिर कंटेनर, फिर शहर बंद, फिर खुलेंगे, फिर वो उधर से एक पार्टी गायब हो गई पूरी, वो पार्लियामेंट से पार्टी गायब हो गई आज। मतलब पीटीआई है ही नहीं, मतलब पीटीआई कौन, पीटीआई मतलब पीटीआई नहीं है। अजीब अजीब मतलब है कि मतलब ये जो है ना, ये इतने आप यकीन करें कि ये मतलब आप क्या है, मतलब मुझ समेत ये सारी शख्सियात जो है ना, ये तो खैर मतलब मैं अपना ज़िंदगी की शामों पे हैं। क्या है, क्या क्या रह जाएगा, क्या है, मतलब है कि क्या तमाशा मुल्क बना हुआ है। गरीब गुरबा लोग परेशान हाल, बिजली का बिल कैसे आएगा, सड़कें बंद हैं, पेट्रोल की कीमत क्या है, जेबें तो नहीं होती ना, जाते हैं तो जेबें तो नहीं होती उस लिबास में। बहरहाल, तो मैं अब इससे ज़्यादा क्या बात करूँ, मैं कोई यहाँ पे हर एक सब मुझसे ज़्यादा समझते हैं और ज़्यादा समझदार हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहूँ कि एक तो ये है कि ये जंग बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, जो कि इसराइल और अब ये जो है ये इसराइल और लेबनान की जंग है। ये ज़हन में रखें कि हिजबुल्लाह जो है वो एक पार्लिमानी जमात है, एक पार्लिमानी जमात है जो कि इलेक्शंस में हिस्सा लेती है, जैसे एक ज़माने में IRA और शिन फेन और सारा, वो पार्लिमानी जमात बन के इलेक्शंस में हिस्सा लेती है। महमूद अब्बास जो हैं, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर हैं, वो भी अबू माज़न थे एक ज़माने में। तो बात ये सारी कि ये यहाँ पर अब देखना ये है कि और इसमें लेबनान आ गया है, क्योंकि लेबनान के अंदर वो इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं, तो पार्लियामेंट है लेबनान के अंदर, और एक उनका एक बना हुआ सिलसिला कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो लेबनान इसमें सखिन हो गया। और मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले जो है वो वहाँ पर, अच्छा अब जाहिर है कि वहाँ ऐसे लोग तो हैं जो कि वांटेड हैं और बाकी मामलात में, तो एक वहाँ पे कोई इब्राहिम आकिल करके अभी किसी शख्स को वहाँ पे जो है वो इसराइल कह रहा है कि हमने निशाना बनाया है। ये जो है ये फवाद शुक्र की जगह जो है इन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली थी रिदवान ब्रिगेड की, जो कि मिलिट्री ब्रिगेड है, और 1983 में जब इन्वेजन हुई थी लेबनान की, 82 में लेबनान की इन्वेजन हुई थी, लेकिन उसके बाद जो वाक़यात हुए थे वहाँ पे, जिसमें US मेरीन्स एक वाक़े में बैरिक्स पे अटैक हुआ था, फिर एम्बेसी पे अटैक हुआ था, उसमें 1983 में, तो 2019 में फिर जो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उस पर इनका नाम डाला गया। तो वो इसराइल कह रहा है कि वो हिट हुए हैं उनको, लेकिन ये कि जंग जो है ये मामला अब निकल गया है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। गज़ा में वो थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 गिराते हैं बम, उसमें बेशुमार लोग वहाँ पे मर जाते हैं, और फिर जो है वो ये F-35 हथियारों से अब ये स्ट्राइक्स हुई हैं आज जो लेबनान पे हुई हैं, और वो जो दरमियान में कल हम बात करें सीज़ फायर आगे पीछे, वो सारा साइड पे चला गया। अच्छा, जो इसमें ये अब सारा लिंक्ड हो रही हैं चीज़ें आपस में, इससे पहले जुदा जुदा थे ना सारे मामलात के। हम कह रहे थे यूक्रेन में कुछ हो रहा है, तो साउथ चाइना सी में कुछ हो रहा है, तो जनाब इधर ये वेस्ट एशिया या अफ्रीका, उसके साथ फिर अफ्रीका तो है ना, लोगों को बताओ तो लोगों को कहते हैं कि अच्छा मिस्र अफ्रीका में है। ये भी बड़ा मसला है लोगों को बताना कि मिस्र अफ्रीका में है, वो मशरिक़ वस्ता में नहीं है, ठीक है ना। उसको इसीलिए MENA मीना के नाम से मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं। एनीवे ये टर्म ज़्यादा यूज़ होती है अब। बहरहाल, तो ये है कि अब इसमें अफ्रीका भी इन्वॉल्व हो गया, बाकी जगहें भी यूरोप से, लेकिन अब इसमें इशू ये है सारा कि एक तो पीस डील चली गई साइड पे, दूसरा ये है कि वो पेजर्स और जो उसके बाद वॉकी टॉकी दोनों, उनके जो एक्सप्लोजन्स हुए, तो उसके बाद जो है अब वहाँ पर ये शिद्दत से बात हो रही है कि जवाब दें। उन्होंने कोई मेरे ख्याल से कोई 250-300 रॉकेट उन्होंने मिसाइल फायर कर दिए, जवाब में इन्होंने अटैक किया। इन्होंने कहा कि वहाँ बहुत सारे तैयार थे मिसाइल, हमने उनको लॉन्चर्स को उड़ा दिया इसराइल ने। तो इस वक्त खुली लड़ाई हो रही है और ये मामला एक्सकलेशन की तरफ जा रहा है।
अच्छा, अब ये मामला जो देखें वहाँ से शुरू होके ये फैला कहाँ तक है? फैला यहाँ तक है कि पहले तो इसमें ताइवान आ गया। ताइवान की हुकूमत ने वो अपने लोगों को, दो बंदों को, एक तो वही जो कि पेजर पहले था कि वहाँ से पेजर बना रहे हैं, अपोलो गोल्ड, तो उसके सीईओ को से तहकीकात हो रही हैं ताइवान में। उसने कहा कि ये बीएससी कंपनी जो है ये बनाती है। उसके बाद यहाँ तक आ गए मामलात ये बुडापेस्ट तक। और फिर उसके बाद जो है वो पिछले 24 घंटों में ये हुआ कि एक इसमें जनाब एक साहब आ गए नॉर्वे के दरमियान में, उनका नाम भी आ गया बीच में। और अब जो है वो उनसे ये तहकीकात और बाकी सारे जो मामलात हैं और वो उनसे शुरू हो गए। और यहाँ पर जो इशू है इसमें जो बड़ा, यानी मेरा ख्याल है कि जो एक संजीदा मामला है, बहुत सीरियस मामला है, वो ये है कि ये साहब जो हैं ये हैं नॉर्वे के मौसूफ, नॉर्वे के हैं और इन्होंने जाकर वहाँ पर एक कंपनी खोली, बनाई, बहुत सारा इनके साथ जो है वो हिसाब किताब होता रहा, बहुत इनकी इनकम होती रही सारी कुछ। और ये जो है ये मौसूफ वहाँ पर जो है वो उसमें यानी काफ़ी ज़्यादा पैसा वैसा कमाते रहे, काफ़ी कुछ चलता रहा सिलसिला। अब ये जो है इनके साथ इनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और ये जो हैं ये हैं नॉर्वे के शहरी, लेकिन ये एक ज़माने में आए थे, मतलब कोई, लेकिन एक ज़ाहिर बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है, केरला से ताल्लुक़ था, केरला से। तो अब इसमें जो है वो नॉर्वे और उसके साथ जो है नॉर्वे के साथ जो है वो नॉर्वे, बल्गारिया, ताइवान, ये सारे मुल्क जो हैं ये दरमियान में आते जा रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई हैं। और ये जो है ये सारा जो मामला है ये फैलता जा रहा है कि वो कहाँ से आया, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन्स और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के डब्बे खुले थे या अंदर था या क्या सारा मामला था, ये संजीदा होता जा रहा है जी। अच्छा, ये है रिंसन जॉस इनका नाम है, ये जो नौजवान यहाँ पे नज़र आया था, रिंसन जॉन, इसकी तहकीकात हो रही है अब, ठीक है ना। और ये जो है ये नोटा ग्लोबल के नाम से कंपनी, और उसके बाद उसके ब्रांचेस, और फिर उसके कल तो वो मोहतरमा थी वो जो 40 साल की, तो मैंने कहा था कि बड़ी, अब इनका नाम दरमियान में आ गया है। तो ये लेकिन बहुत साल पहले बयान होता है, ये इंडिया से गए और वहाँ जाके इन्होंने नॉर्वे की शहरियत इख्तियार की और ये जो है ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए वहाँ पे। अब तो जो बल्गारिया की हुकूमत है, आज उनकी तरफ से भी ये बाकायदा बात इशू हुई है, मतलब बाकायदा ये बताया गया है उनकी तरफ से कि हम तहकीकात कर रहे हैं इसमें। और ये जो है ये मैं यहाँ पे लेबनान का मीडिया कोट कर रहा हूँ, ये 17 स्लाइड अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, LBC वो ये कह रहे हैं कि ये हंगरी से बल्गारिया और बल्गारिया से अब ये नॉर्वे तक पहुँच गया मामला। और ये जो है ये इसमें ये साहब आ रहे हैं और ये जो हैं ये मौसूफ जो हैं ये नॉर्वे के, तो यानी वहाँ पे सूफिया की जो हुकूमत है, बल्गारिया में सूफिया है, तो वहाँ से नॉर्वे से बाकी जगहों से, तो मतलब है कि ये बुडापेस्ट पहले आ गया था गालिबन। अच्छा, ये तो सारा आपस में कनेक्टेड है, ये कई शहर और भी आ रहे हैं बीच में, मैं अगर कोई नामों में ऊपर नीचे हो रहा हूँ तो माजरत उसके लिए। अच्छा, साथ ही जो है वो 2 मिनट में और बात करके उसके बाद मैं ब्रेक पे जाता हूँ। मैं इसमें 2 बातें और करूँगा। देखें, यूरोप जो है ना, इस वक्त यूरोप के अंदर जो है वो ये बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वॉन देर लियान जो उनकी यूरोपियन कमीशन की जो सदर हैं, वो आज पहुंची हैं यूक्रेन, और यूक्रेन में उन्होंने ऐलान किया है कि वो 35 बिलियन यूरोस, जो कि G7 की इजलास में तय हुआ था, जो रशिया ने पैसे रखवाए हुए थे, जो फ्रीज हो गए थे, उसमें से वो उनको लोन देने का ऐलान हुआ है। लेकिन इशू ये है कि उसके साथ जो इटालियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी
डिफेंस का ऐलान किया है कि हम वहाँ पे उनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम है और वो सारा भेजेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये स्कूलों के लिए और हॉस्पिटल्स की डिफेंस के लिए कि यहाँ पे रशियन अटैक हो तो यहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक लफ्ज़ उनका जो स्टेटमेंट है, अगर हम गार्डियन दिखा सकें तो वो ये कहते हैं कि ये हम ये नहीं चाहते कि ये मामला जो है ये किसी वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मतलब है कि डिफेंस ऑफ यूक्रेन जो है वो इटालियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, यानी यूक्रेन का दिफा करते करते वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए, क्योंकि वो सैम TNT मिसाइल सिस्टम भेज रहे हैं, लेकिन वो चूंकि फैल इतना ज़्यादा गया है, इशू इतना एस्केलेट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो कह रहे हैं कि ये कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ ना चले। यूरोप ने देखा हुआ है मामला, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मन, सब ने वर्ल्ड वॉर्स भुगती हुई हैं। तो इशू ये है कि वो, अच्छा यूरोप जो कोई वो नहीं है ना, EU है, तो EU जो है वो, अच्छा जो नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो चले गए, ठीक है ना, और उनकी जगह जो है वो नए आ जाएंगे 1 तारीख से। इशू ये है कि वो नेटो के जो चीफ हैं स्टॉल्टनबर्ग, वो भी जाते जाते जो हैं वो एक बात कर गए हैं कि भाई ये यूरोप के अंदर यूरोप को खुद डिफेंड करना पड़ेगा अपने आप को। यूरोप असल में ये यूरोपीय यूनियन है ना जी। अब ये यूरोपीय यूनियन मतलब यूरोपीय यूनियन की आर्मी नहीं है। हर यूरोपीय यूनियन का मुल्क नेटो में नहीं है, नेटो की फौज है, नेटो की कमांड जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। वो किसको मतलब नेटो का कमांड किसके पास है, ये भी एक रोल है कि वो यूरोप के पास है या अमेरिका। हमारे दिमाग में तो यूरोप आता है ना, यूरोप से बाहर भी तो मुल्क है ना, कनाडा और अमेरिका। तो वो इशू ये है कि वो यूरोप को कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में कई मुल्क तो नहीं है, यूरोप के मेंबर कोई और हैं, शेंगन के मुल्क कुछ और हैं, नेटो के मुल्क कुछ और हैं। अब देखें ना, ये यूरोप में है सारे मुल्क, यूक्रेन कह रहा है ना मैं यूरोप में ले लो, बाकी कई अब शामिल हुए हैं जाके नेटो में, कुछ EU में हैं, कुछ शेंगन में हैं, कुछ नेटो में हैं। तो अगर कहीं पे एक सेंट्रल कमांड नहीं है, मतलब आर्मी, यानी यूरोप की कोई आर्मी नहीं है, मतलब मुल्कों की अपनी अपनी आर्मीज है ना, फ्रांस की फौज है, तो पता स्वीडन की फौज है, इनकी वो हैं सारे नेटो के मेंबर। फाइनल डिसीजन कौन करेगा अगर अटैक हो गया, कोई बात हो गई, तो वो फटाफट डिवीजन इसीलिए तो हुई है। तो आप अक्ल है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये मामला जो है इसकी हिद्दत जो है ये अब यहाँ तक पहुँच रही है इस खत्ते। तो मैंने कल भी बात की थी ना कि मेरे लिए सिर्फ आज एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न था कि ये जो शहादतें हुई हैं दोबारा दहशतगर्दी के अंदर, क्योंकि इशू ये है ना कि दरमियान में सोशल अनरेस्ट, ये जो फिर दोबारा झड़प हुई है इनसे खारजी या जो भी लोग हैं, मुझे नहीं पता, जो क्रिमिनल्स हैं जो उनके साथ जनाब झड़प हुई है, और ये सारा इशू जो चल रहा है तो उसमें ये क्राइसिस मुल्क बड़ा कर दिया है। और मैं बताऊं ये बड़ा अच्छा जा रहा था, IMF का हो जाता, IMF के साथ मामला हो जाता, इकोनॉमी को बेहतर करते, थोड़ा सा आगे निकलते, ये सारा जो है ना इस वक्त। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, PTI को जलसे की इजाज़त मिल गई और कहा गया कि किसी इदारे आला शख्सियात के खिलाफ बयानबाजी की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, एक शर्त ये भी रखी है कि वज़ीर आला जो हैं KP अली मिन गंडापुर साहब, वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा से वो माफ़ी मांगेंगे, ये भी शर्त रखी है। तो अब देखते हैं कि कल वो किस तरह से, किन अल्फाज में वो माफ़ी, लेकिन बहरहाल ये है कि ये सुकून से अल्लाह करे कि खैरियत से हो जाए सारा कुछ। जलसे जुलूसों से ज़्यादा इस वक्त मामला जो हैं ये सिक्योरिटी और इकॉनमी के हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि एक सियासत है तो उसका हिस्सा है। उनकी आज नाम ही ख़त्म हो गया, मतलब उनकी सीटों से इतनी ही फारिग हो गई सारी, इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह। अच्छा, मैं जो बात कह रहा था कि देखें ये है, एक तो है ना यूरोप। अब यूरोप कहाँ से शुरू, किधर, वो तो उरल पहाड़ों के इधर से यूरोप शुरू हो जाता है। एक है EU, ठीक है ना, यूरोपीय यूनियन, एक है यूरोपीय कमीशन, फिर एक है नेटो, फिर एक है शेंगन। अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि इसमें इनकी अपनी फौजें नहीं हैं। जो इशू मैं जो बात कहना चाह रहा था ना कि जैसे नेटो है, तो बहुत से मुल्क EU का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो नेटो के मेंबर है। टर्की, ठीक है ना, वो नेटो के मेंबर हैं, वो उसका हिस्सा नहीं है। अमेरिका नेटो का हिस्सा है, वो यूरोप में तो नहीं है ना, EU में तो नहीं है। तो EU के कई मुल्क जो हैं वो नेटो का हिस्सा हैं, कई नहीं है, यूरोप में हैं, वो शेंगन में है। तो
अब एक यूरोप के अंदर ये बहुत अरसे से ये तासुर है कि यूरोप की अपनी फौज की अटैक हो गया तो यूरोप की क्योंकि शाह बहादुर तो अमेरिका में बैठे हैं, तो यूरोप की सिक्योरिटी कौन करेगा? ये मामला इतना ख़राब हो गया था, ये 49-50 में नेटो तो बन गया, लेकिन फिर एक तारीखी वाक़या 1966 में हुआ। 1966 में चार्ल्स डिगॉल जब थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि फ्रांस नेटो से अलग हो रहा है, फ्रांस नेटो से अलग हो रहे हैं, ऐसे फौजें निकल जाएं। मैं आपको 1966 के 1966 का मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो है अगर हम दिखा सकें, तो उन्होंने चार्ल्स डिगॉल ने कहा कि, और ये वो वक्त है जब अमेरिका ने कहा था कि बरतानिया और वो स्विस क्राइसिस था, तो उन्होंने कहा था फ्रांस की फौज भी यहाँ से निकले, और उन्होंने कहा हम बराबर के क्यों नहीं है भाई, आप हमें वहाँ से बैठ के क्यों। तो 1966 में ये डाउनलोड बाद में हुआ है, तो ये, और पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो है ये उस वक्त ये हुआ था कि उन्होंने नेटो से अपने आप को निकाल लिया था, और फिर आफ्टर 43 ईयर्स ये निकोलस सार्कोजी के दौर में 2009 में फ्रांस वापस गया नेटो में। ये मैं उस जमाने के, फिर आपको यहां पे मैं कोट करता हूं जो वॉशिंगटन पोस्ट है, आफ्टर 43 ईयर्स, इतने साल नेटो से अलग रहा फ्रांस, और इसीलिए अभी जो सूरत हाल बन रही है कि फ्रांस बहुत ज्यादा यूरोप की बात करता है, यूरोप, इसी तरह इटालियंस बात करते हैं यूरोप की, इसी तरह से बरतानिया निकल के ब्रेग्जिट के बाद फंसा हुआ है कि हम वापस जाएं, किधर जाएं क्या, तो वो भी उनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन वापस जाना चाहती है, ये ब्रेग्जिट को नहीं समझते कि ठीक है। इशू ये है कि ये यहाँ पर ये 43 ईयर्स के बाद जो है ये इन्होंने ये वापस गए। तो अब यूरोप का इशू जो है वो है कि भाई यूरोप के अंदर जो नेटो का मुल्क है, देखिए ना यूक्रेन फंसा हुआ है बीच में, वो जी उनका हिस्सा है, ईयू में है, पता नहीं यूरोप में है, पर खुदा जाने शेंगन में है, कहाँ है, नेटो में नहीं है, नेटो पे उनको दे न आर्टिकल 5 आता है कि नहीं आता, एक रौला पड़ा हुआ है। इशू जो है वो ये तो जंग अब यहाँ से कैसे कनेक्ट हो रही है, देखिए ना वहाँ से ताइवान की ये सप्लाई चेन कैसे थी, क्या थी, ये पूरी दुनिया हिल गई है। ये आपके जो हुतीज ये जो सप्लाई चेन खराब है ना, सारे आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन आप ये देखें कि अब जो यहाँ तक कैसे मामला है, यहाँ तक तो एक तो ऑयल, गंदम, ये यूक्रेन सारा, उससे दुनिया इफेक्ट हुई, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी अपने डिसीजन लिए, और मुल्कों ने लिए, इंडिया ने लिए, बहुत से मुल्कों ने लिए, लेकिन उसके साथ जो है वो एक और मामला आ गया, और इस मामले को यकीनन आज उनकी मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये पूरा रीजन एक ग्लोबल है ना, कनेक्टिविटी तो आपके लिए बड़ा, इंडिया की तरफ से इसको कहा गया है कि हम उसमें नहीं थे, लेकिन जो रॉयटर्स की जो स्टोरी है वो ये है कि अमोनियम 28 अमोनियम फ्रॉम इंडिया एंटर्स यूक्रेन, और इसके ऊपर जो है वो ये कहते हैं कि जी ये, मैं इसकी स्टोरी की मुख्तसर ये है कि इसको रशिया को पता था, और उन्होंने ये जो ब्रिक्स समिट हो रही थी अभी, तो वहाँ पर उन्होंने जो लेवरॉफ थे उन्होंने ये जयशंकर जी के सामने मामला रखा भी। अच्छा, इसको, और वो वही कि दो फर्म्स हैं, तो इंडिया ने कहा है कि हम तो उन फर्म्स को देते थे, और वो फर्म्स आगे अगर यूक्रेन को दे दें तो हम जिम्मेदार नहीं बने। लेकिन इशू ये है कि इस पूरी इन जंगों में सक इन होने की क्या ज़रूरत, क्योंकि मैं उसकी वजह ये बताऊं। देखें, ये मामला सिर्फ यूरोप तक, जो इसराइल के साथ इशू है ना, इसराइल के साथ वो इशू ये है कि इसराइल को आपने वेपन दिए, कई मुल्कों ने, यूरोप के मुल्कों ने बंद कर दी, उनके साथ बरतानिया ने बंद कर दिया ना, अपना आर्म्स नहीं देंगे जेनोसाइड के लिए। अब मामला ये है कि इस हद तक ये, वरना ये होता है कि आप दरमियान में इंडिया की जो पोस्चरिंग हमने देखी है इतने सालों तक, वो ये था कि मदद भी जा रही है तो साथ चलें, आपके कोई लाए भी हैं, लेकिन एक कोई यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई आवाज़ उठाई, आपने कोई इमदाद भेजी, इन्होंने पूरी एक पोजीशन इख्तियार कर ली, और इख्तियार की कि ये जेनोसाइड ठीक है, और उसके नतीजे में वहाँ पे उनके जो ये जो कत्लेआम है गज़ा में जो हो रहा है ये ठीक है, और उसके नतीजे में ये हुआ कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बहुत से लोग जो हैं, ये मैं 23rd स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये कुछ अर्सा पहले रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे सुप्रीम कोर्ट गए, 23rd स्लाइड हिंदू कोर्ट कर रहा हूँ ताकि जाहिर है कि सेंसिटिव चीज़ें हैं तो इनकी वो रेफरेंस, ये गए कि ये इंडियन फर्म्स की सप्लाई गज़ा में रोकी जाए,
और ये 23rd स्लाइड है, जी। ठीक है, कुछ अर्से पहले। और फिर 21st स्लाइड के इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट टू इसराइल एडिंग जेनोसाइड, इसके लिए लोग वहाँ पे गए, उनके जो जाहिर है कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स के लिए और इसके लिए आवाज़ उठाने वाले बहुत से लोग हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पिटिशन थी वो रद्द कर दी। मतलब उनके यहाँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव और कोर्ट तो अब कश्मीर पे जो हुआ तो वो एक ही गड़बड़ हुआ ना सारा सिस्टम, उसके नतीजे में वो अब वो वहाँ पर एक साइड एक पोजीशन लेके वहाँ पे जेनोसाइड के अंदर वो वहाँ पे असला पहुँच रहा है। अब मुझे नहीं पता कि वो उस कत्लेआम की धमक यहाँ तक आती है नहीं आती, क्या होता है खुदा जाने, नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि ये पोजीशन कैसी अजीब है कि जेनोसाइड को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब वाहिद मुल्क है दुनिया का शायद जो कह रहा है कि वो जो मर रहे हैं वो ठीक मर रहे हैं। मतलब सारी दुनिया, चाहे वो इसराइल के कितना ही साथ हो, वो कम से कम उनके लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कोई। लेकिन इंडिया की पोजीशन ये कि इसराइल को सलाह दे रहे हैं। अच्छा, तो उन्होंने बहरहाल वो वहाँ पे, अच्छा अब दूसरी जो बात है यूक्रेन के अंदर, अब ये पोजीशन कैसे होती है कि भाई वो आज उनकी मिनिस्ट्री ने ये इसको कहा है, इस रिपोर्ट को मैं 29 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, उन्होंने डिनाई किया इस बात को कि वेपन्स हम यूक्रेन को दे रहे हैं, लेकिन वो वही बात उन्होंने की कि हम तो किसी और को देते हैं, वो वहाँ से चला गया। वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट है पूरी अमोनियम की। और ये बात ये ध्यान में रखें कि कुछ अर्से पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट किया था कि इंडिया रशिया के साथ एक बैक चैनल पे कर रहा है। अब उन्होंने कह दिया कि इंडिया यूक्रेन के साथ भी कर रहा है। तो मतलब ये कि वो कहते हैं ना, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। मतलब एक अजीब मुसीबत, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। ये हमारे एक उस्ताद कहा करते थे, वो कहते थे वो एक वो ना कि मैं तो सबसे दोस्ती रखता हूँ। तो उन्होंने कहा जी सबका दोस्त होता है किसी का दोस्त नहीं होता। वो बहुत ही वो मौका परस्त किस्म का आदमी होता है कि ये भी अच्छा है, ये जो नेक है वो भी मेरा दोस्त है, जो यहाँ पे बदमाश है वो भी मेरा दोस्त है, जो थानेदार है वो भी मेरा दोस्त है, जो यहाँ पे जो कंटुट्टे घूम रहे हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, मतलब सारे मेरे दोस्त हैं। तो वो फिर सबसे बड़ा जो है ना वो फ्रॉडी, उसको पकड़ो, उसको टुकाई करो उसकी। अच्छा, बहरहाल तो ये बड़ी अजीब पोजीशन है कि भाई यूक्रेन को भी दे रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, और उधर से आपने उनको कर दिया। तो आप उधर से ईरान से वो वहाँ जानी जा रही हैं। अब उधर से एक वो निकला है, जब मैं इसको ये नॉर्वे वाला, लेकिन बहरहाल एक वो निकाला तो है ना उन्होंने मीडिया ने कि केरला से थे। मुझे नहीं पता कि क्या है पॉलिसी और किस तरह से चल रहा है मामला, लेकिन ये कि वो यहाँ तक नहीं आना चाहिए मामला। और उसके साथ ही जो है ये मतलब यहाँ तक ये खींच के क्यों लेकर आ रहे हैं। मतलब वो एक दफ़ा जो उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने बात की थी ना, यूरोप की जंग है तो उससे हमारा, वो खींच के यूरोप को और पूरे यहाँ ला रहे हैं सारा के सारा कि भी यहाँ पर कुछ हो, खुदा ना खास्ता, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि वो अब अजीब पोजीशन है, ठीक है, कि यूक्रेन को भी किया, रशिया को भी किया आगे। अच्छा, आखिर में चलते चलते जनाब, आखिर में वह ख़त्म हो रहा है, ईरान में क्या हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस 36वीं खबर, ईरान ने अफ़गान हुकूमत के जो है वो नुमाइंदे को बुलाया है। वहाँ पे इस्लामी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बहुत बड़ी, पूरी दुनिया के लोग थे। वो जो इनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, वो ईरान के कौमी तराने के मौके पे खड़े नहीं हुए। उन्होंने बुलाया, ये मैं एसोसिएटेड प्रेस को यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कंडेम किया है कि जनाब नेशनल एंथम के दौरान आए नहीं। फिर मैं ऑफिशियल एजेंसी को कोट कर रहा हूँ, 37 इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी 37, ये ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री समन्स केयर टेकर ऑफ अफगानिस्तान एम्बेसी, उसको बुला के वो कह रहे हैं कि भाईजान ये जो है ये होस्ट कंट्री की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में होती है, और ये इंटरनेशनली, ये उनकी ये ऑफिशियल एजेंसी है उनकी, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज बिहेवियर होता है कि किस तरह से आपने किसी मुल्क के में करना होता है। और इस्लामिक यूनिटी कॉन्फ्रेंस में आए अब यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि 20 लाख बंदा निकल जाए, तो उसके नतीजे में वो खड़े नहीं हुए। और उसके बाद प्रेस टीवी 38 ईरान समझ केयर टेकर ऑफ एम्बेसी ओवर डिसरिस्पेक्ट एक्ट। अच्छा, पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा इसको देखा, मैंने कहा ये 1 मिनट ठहर जाओ, ये हमारी खबर है कि उनकी खबर है। फिर मैंने कहा ये उधर ही, मतलब अजीब मामला है। तो उधर भी यही हुआ है, इधर भी यही हुआ है कि वो कहते हैं कि 1 मिनट ठहर जाओ। उन्होंने बुला के ये कहा है कि भाई वो जो मैंने कल बात की थी, और कुछ नहीं तो तमीज़ी सीख लो। तो ईरान में भी कुछ बिल्कुल वही वाक़या पेश आया। अब हैरान कौन बात है कि ये 24 घंटों के अंदर अंदर हुआ है। उन्होंने कहा तमीज़ नहीं है,
और ये मतलब बुला के वो झाड़वाड़ पिलाई है वहाँ पे। तो उनकी एम्बेसी ने फिर कहा कि भाई ये जो है ये ऐसी कोई फजूल सा आदमी था, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये पता नहीं क्या वहाँ पे मामलात हो रहे हैं, बड़े अजीब हैं बहरहाल। और ये मैं सिर्फ आखिर में जो मैं बात कह रहा था ना, मैं 39 स्लाइड कोट करके ना इसका रेफरेंस देके चला जाऊँ। 39 स्लाइड के मलयाली कनेक्शन, यानी ये यहाँ तक आ गया मामला। 39 स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो ये जो बंदा है जी। अब ये कैसे, इसका यहाँ से कनेक्शन कैसे निकला है खुदा जाने। ये पेजर ब्लास्ट के साथ ये जनाब वहाँ पर जो है वो नेटिव कंपनी पता नहीं कहाँ से कहाँ, लेकिन ये है कि आप देखें यहाँ पे, आप देखें ये जो मुल्क हैं आसियान के कितने पुरसकून, अब देखें सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से आपको बहुत ये इनका बड़ा स्टांस होता है। लेकिन ये इस तरह से हर जगह पे हर उसमें जो है ना वो तो पीस और सुकून और अमन की बात करके वो आगे अपने आप को लेके जा रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती के साथ ये वाक़या यहाँ, ये जंग यहाँ तक आनी नहीं चाहिए। मशरिक़ वस्ता की और जारियत जो गज़ा में हो रही है और जो लड़ाई हो रही है लेबनान के साथ, चाइना ने तो खुल के बात की है ना। चाइना ने कहा हम लेबनान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तौर पे उसके ख़िलाफ़ चाइना खड़ा हो गया। तो ये अब देखते हैं आने वाले दिनों में कहाँ जाते हैं मामलात। लेकिन ये है कि ये कशीदगी जो है बदकिस्मती से बढ़ रही है और यहाँ पे हम खुदा जाने के इन चक्करों में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि हम अपने आप को संभालें, अपने मुल्क को देखें। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया।